पर उपस्थित डॉक्टर महेश गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर रवि खेतान जी, एस.के. गर्ग साहब, राज्यसभा में सांसद संजय सेठ जी, हमारे साथ हमारे सलाहकार पूर्व में रहे चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी, चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जी और बहुत बड़े उद्योगपति बोलूं गीतांबर आनंद जी और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित क्रेडाई के सभी सदस्य, उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले क्रेडाई और पीएचडी चैम्बर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी समिट जब हम चुनाव में जा रहे हैं उससे पहले करने का फैसला आपने लिया है। वही हमसे उन तमाम अधिकारियों को और जिम्मेदार लोगों का सम्मान करने का भी मौका दिया जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हालांकि आज मुझे सप्लीमेंट्री बजट पेश करना है। आपके यहाँ आने से पहले मैंने स्पीकर साहब से कल बात की थी और मैंने स्पीकर साहब से पूछा कि आप मुझसे बजट कितने बजे पेश करवाएंगे। हालांकि उन्होंने समय दे दिया था, इसलिए मैं ज्यादा आपके बीच में रुक पाया हूँ। आपके कार्यक्रम के बाद मुझे बजट भी पेश करना है, सप्लीमेंट्री बजट है हमारा, वो पेश करना है। जब हम लोग बहस कर रहे हैं, बहुत सी बातें सुन रहे हैं एक दूसरे की, मैं समझता हूँ हमारा सदन न जाने कितनी बार उठा होगा और विपक्षी लोगों ने न जाने क्या क्या नारे लगाए। अभी हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने सदन नहीं चलने दिया होगा। और विपक्ष पार्टी है तो नाम ही जिसका विपक्ष हो, आप उससे उम्मीद क्या करेंगे। अपोजिशन पार्टी इसीलिए नाम है उनका कि कोई भी काम हम लोग करेंगे उसकी वो अपोजिशन ही करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है इस समिट में और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम जिन लोगों ने विचार रखे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसको कम से कम आपने ये माना है कि ही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएगा, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेगा। हालांकि विकास कोर्स कह दिया मुझे, ये विकास कोर्स वाला नारा बहुत पुराना है। हम तो कई बार देखते हैं प्रधान और अगर वार्ड का सदस्य एक गली बना देता है तो वो भी अपने आप को कहता है कि मैं विकास कोर्स हूं। प्रधान भी वही कहता है। लेकिन हम समाजवादियों को जो मौका मिला, मैं ये कह सकता हूं इतने वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ है और प्रदेश अभी नहीं कर पाए हैं, अभी सोचने लगे कि आखिरकार हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया। जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि एक्सप्रेस वे भी बनाया जा सकता है और एक्सप्रेस वे वो भी जो कि ग्रीन फील्ड होगा, जमीन लेकर के बनाया जाएगा। क्योंकि जिस समय मैं जमीन लेना चाहता था और जिस समय हमने सोचा था कि समाजवादी लोग इस एक्सप्रेस वे को बनाएंगे, उस समय देश में बहस चल रही थी। देश की बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां दोनों इस बात की बहस कर रही थी कि आखिरकार किसानों से जमीन लेने का तरीका क्या हो, वो कौन सा कानून हो जिसके तहत किसानों से जमीन ली जा सके। लोकसभा में बहस हुई थी, लोकसभा से कानून भी पास हुआ। दूसरी सरकार जो केंद्र में आ गई उसने कुछ संशोधन भी किए, लेकिन उसी समय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देश के सामने पेश कर दिया कि इतने कम समय में जमीन दी जा सकती है। मैं इस मौके पर उन किसानों को धन्यवाद दूंगा कि जिनकी वजह से आज हम एक्सप्रेस वे बनाने में कामयाब हुए। जब ये राष्ट्रीय पार्टी बहस कर रही थी उस समय हम लोग जमीन ले रहे थे, क्योंकि यहाँ व्यापार करने वाले लोग हैं, मुनाफा कितना मिले इस बात पे चिंतित रहते हैं। मैं समझता हूँ अगर किसानों को भी हम भागीदारी बना लें या किसानों को भी संतुष्ट कर लें तो मैं समझता हूँ इसमें किसी की नाराजगी नहीं होगी। और वही हमारी कोशिश रही कि किसानों को जो मिलना चाहिए वो हमने देने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि किसानों का भरोसा आज समाजवादी लोगों के ऊपर है। क्योंकि एक समय ऐसा था, सड़क बनाने के लिए स्वीटनर दिए गए, बड़े बड़े पैकेज दिए गए। वो अलग बात है जिसने स्वीटनर लिया, पैकेज लिया, वो किस हालत में है, वो बैंकें ढूंढ रही हैं या बैंकों से बचने के लिए वो अपने कारखाने बेच रहे हैं। ये बड़े उद्योगपति जानते होंगे कि लाठी चली, किसानों की जान चली गई, जाना कितने लोगों को जेल जाना पड़ा। लेकिन समाजवादी सरकार ने जब सड़क बनाई तो आप पता होगा कर लीजिए
कहीं भी लाठी नहीं चलानी पड़ी, ना किसी पर आंदोलन करना पड़ा। और आज किसान तैयार है। अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले कुछ किसान, उन्होंने कहा कि ये समाजवादी सरकार में अगर हमारी जमीन ले लो आप, तो शायद हमें लाभ मिल जाएगा। और पूरे गांव के किसान इकट्ठे होकर गए, बोले मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ ऐसा करिए जिससे सरकारी कार्य हो जाए। तो ये भरोसा कम से कम समाजवादियों ने किसानों के बीच पैदा किया है। और ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है और जिस समय बन करके तैयार हो जाएगा, दुनिया का उदाहरण है, दुनिया ने उदाहरण दिए हैं। जिस बात को अमेरिका ने कहा कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। और मैं कहता हूं कि जिस समय आप रफ्तार बढ़ा दोगे, उस समय आपकी अर्थव्यवस्था की भी रफ्तार बढ़ जाएगी। इसलिए ये सड़क से क्या होगा, क्या लाभ पहुंचेगा इकोनॉमी में, कोई आज नहीं आकलन कर सकता। क्या आकलन होगा, कुछ नहीं आकलन कर सकता। लेकिन हमारी कोशिश है कि जहां शहर जुड़े, गांव जुड़ रहे हैं, वहीं हमारे किसानों को लाभ कैसे मिले उस दिशा में हम लोग काम करें। क्योंकि अगर मंडियां बन जाएंगी, अगर वहां पर दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, फल सब्जियों का उत्पादन बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों को लाभ पहुंचेगा। क्योंकि खाने वाले लोग तो बड़े शहर में हैं। मान लो किसान भी अगर टाई लगा ले, वो भी हम और आपके बीच बैठ जाए, तो बताओ खेती कौन करेगा। आखिरकार जब हमारे शहर बड़े हो गए, जो महंगाई का सवाल है वो बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नहीं है। महंगाई किसमें है? दिल्ली में महंगाई है, गुड़गांव में महंगाई हो सकती है, आपके नोएडा में महंगाई हो सकती है, आपके फरीदाबाद से लेकर के महंगाई हो सकती है। लेकिन जिन चीजों की महंगाई है वो हमारे किसानों की मारी मारी पड़ी हुई है। इसलिए ये एक्सप्रेस वे और जिस तरह का मंडी का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे किसानों को भी लाभ पहुंचेगा और हमारे प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर करेगा। इसलिए एक्सप्रेस वे जहाँ हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी चीज है, लेकिन हमारे किसानों को भी लाभ पहुंचाने वाला है। बिजली के क्षेत्र में बताया कि कितना काम किया है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब क्षेत्रों में काम हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि एक समय जब हम लोग सरकार में आए, तो बिजली लोग चाहते थे कि हमारे पास बिजली होनी चाहिए, इतने घंटे पहुंचनी चाहिए। इंडस्ट्री का दबाव था कि इंडस्ट्री की 24 घंटे मिलनी चाहिए, मिले 24 घंटे, क्योंकि जनरेटर पे अगर चलेगी तो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। तो इंडस्ट्री का अपना दबाव था। और आज जब हम बिजली है हमारे पास, बिजली देने लगे हैं, तो हो सकता है बहस दूसरी छिड़ जाए कि बिजली सस्ती कैसे। एक समय ऐसा था कि जब बिजली नहीं थी सब बिजली मांग रहे थे। आज जब बिजली हम दे रहे हैं तो बहस दूसरी तरफ पे। इसलिए बिजली के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। एम्बुलेंस में जैसा कि कहा, भरोसा आया है लोगों को कि अगर फोन करते हैं तो वो एम्बुलेंस उनके घर पे पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश को जो देखते हैं टीवी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश को जो समझ पा रहे हैं अखबारों के माध्यम से, वो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से खराब लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो सब बर्बाद है, कोई सड़क पे जाएगा तो लूट लिया जाएगा। ये टीवी वाले लोगों, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मुनाफा कहां से आता है, तुम चलाने के लिए क्या नहीं करते हो, लेकिन हमारे लिए है मुश्किलें ऐसी, इनका भी सामना करना पड़ेगा। मुझे याद है बुलंदशहर की जब घटना हुई थी, मैं कहता हूँ वो घटना नहीं होनी चाहिए, और जो कार्रवाई सरकार कर सकती थी की थी। हमारी घटना तो टीवी पर बहुत दिखाई, लेकिन आप में से बहुत सारे जागरूक लोग हैं, दिल्ली के बारे में जानते होंगे, बगल में गुड़गांव था, एक ही जगह पर 2 बार घटना हुई एक महिला के साथ। बताओ कितना टीवी पे दिखाया गया, कितना चैनलों पे दिखाया गया, अखबारों पे कितना आया। तो कभी कभी अखबार वाले भी हमारे साथ, और हम तो खुले हम बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टीवी पे जरूरी नहीं कि हमारे बारे में सच बताया जाए। एक समय ऐसा था कि जो अभी सर्वे आया, हम उससे सर्वे से खुश हैं, जरूर हैं, लेकिन हम कोई गलत फहमी नहीं पाल रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले इसी चैनल ने सर्वे दिखाया था कि हम 30 नंबर पर हैं, अब पता नहीं क्यों 1 नंबर पे हम आ गए। अभी 3 नंबर पे इसी चैनल ने बताया था हमें। कब वो चुनाव बंगाल में चल रहा था, आसाम में चुनाव था, लेकिन जैसे जैसे करीब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, लगता है उनका हिसाब किताब भी ठीक हो रहा है और हमें नंबर 1 मिल रहा है। हम उनको तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमें अपने काम पे भरोसा है, हमें समाजवादियों को अपने संगठन पर भरोसा है। परिस्थितियां कैसी भी हों, राजनीतिक कुछ भी हों,
सरन साहब ने ठीक कहा, अगली बार पीएचडी चैम्बर का कार्यक्रम होगा तो आप भी उद्घाटन करेंगे। हम तो यही बात सदन में कहते हैं। हमने विपक्ष के लोगों से कहा कि लखनऊ वालों, अगली बार अगर बजट पेश करने आऊंगा तो मैं इस मेट्रो से बैठ करके आऊंगा, क्योंकि मेट्रो बनाने जा रहे हैं और इतनी रफ्तार से मेट्रो बनाई है कि उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश ने कि ऐसे भी बनाई जा सकती है। नोएडा में भी समाजवादी सरकार बना रही है, गाजियाबाद में भी बना रहे हैं हम लोग, और जगह का भी हमारा प्रस्ताव है, कानपुर से लेकर के और वाराणसी का। हम तो कई बार ये भी कहते हैं कि ये होम मिनिस्टर के संसदीय क्षेत्र में हम लोगों ने मेट्रो बना दी, हमारी जल्दी जल्दी मदद करिए और सहयोग करिए हमें, जैसे कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी हम लोग मेट्रो जल्दी बना दें। वाराणसी में भी समाजवादी लोग बनाने जा रहे हैं, कानपुर का भी होना है उद्घाटन, वो शिलान्यास शुरू होना है। आप सोचिए कहाँ कोई प्रदेश है जहाँ पर इतने एक साथ मेट्रो बन रही है, कोई प्रदेश नहीं जहाँ पर इतनी बड़ी एक साथ मेट्रो बन रही हो। हम तो कहते हैं कि दूध के उत्पादन में हम नंबर 1 पर है, गेहूं के उत्पादन में हम नंबर 1 हैं, हम चीनी में भी महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देते हैं, गन्ने की इस बार हम लोगों ने मिठास बढ़ा दी, कंटेंट ऑफ शुगर हम लोगों ने बढ़ा दिया। हर क्षेत्र में नया काम किया समाजवादियों ने, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, वहीं हम लोग दूसरे भी काम अच्छे किए। लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया होना चाहिए, मैं पूछता हूं हमने लैपटॉप बांट करके पहले ही दिखा दिए। आज आप कह रहे हो कि लोगों के हाथ में बंदूक नहीं लैपटॉप होना चाहिए, और जब हम लैपटॉप बांट रहे थे तो आप कह रहे थे ये झुंझुना है। जब हमने लैपटॉप बांटा तो ये झुंझुना कह रहे थे। कम से कम वो लैपटॉप दिया हम लोगों ने कि जिसके हाथ में आज भी खराब नहीं हुआ है। आज तक कोई हमारे पे शिकायत नहीं आई कि उसका लैपटॉप खराब है। ऐसा दुनिया की सबसे अच्छी बेहतरीन कंपनी का हम लोगों ने लैपटॉप दिलाया, और आने वाले समय में और बांटने जा रहे हैं। और देश में नहीं, दुनिया में किसी प्रदेश सरकार ने इतने लैपटॉप नहीं बांटे होंगे जितने समाजवादियों ने बांटे। हम समाजवादियों को तो कहते थे आप अंग्रेजी के खिलाफ लोग हैं, हम हिंदी वाले लोग हैं हम, लेकिन हम लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। हम लोगों ने ऐसा लैपटॉप दिया है कि जब आप लैपटॉप खोलेंगे तो उसमें नेताजी और हमारी तस्वीर देखोगे। अगर हटाने की कोशिश करोगे तो लैपटॉप खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए घबरा रहे हैं ये विपक्ष के लोग। इसलिए उद्योगपति साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं और क्रेडाई के लोगों से, पीएचडी चैम्बर्स के लोगों को, लखनऊ के बाहर के भी लोग होंगे, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस नहीं करना चाहते हैं। जो बहस इन्हें करनी चाहिए विकास की, वो नहीं कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि दुनिया में कहीं किसी ने 5 करोड़ पेड़ नहीं लगाए होंगे, और जब देश के प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो कहा कि किसी स्टेट ने 1 करोड़ लगाए, किसी ने 2 करोड़ लगाए, लेकिन जिसने 5 करोड़ पेड़ लगाए उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। और मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया की प्रेस ने अगर किसी की तारीफ की, 1 करोड़ 2 करोड़ वालों को तो मैं नहीं समझता पूछा गया होगा, लेकिन 5 करोड़ वालों लोगों को बहुत पूछा गया। दुनिया की तमाम प्रेस ने इसके बारे में लिखा। हमने तो कहा कि हम विकास में सहयोग करना चाहते हैं। अब तो बहुत समय गुजर गया, आप क्या कई बजट निकल गए आपके। उत्तर प्रदेश में जमीन पे कोई काम हुआ हो तो बता दो। इसीलिए जानबूझ करके जाने कौन से मुद्दे उठा रहे हैं वो लोग, कैसे कैसे मुद्दे उठाए। जब बुलंदशहर का मुद्दा चल रहा था, ये बीजेपी के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बरेली का भी मामला उठा दिया, और जब बरेली का सामने सच आया तो वो दोनों लोग बहुत पहले से जानते थे। याद रखना, ये बीजेपी के लोग तो मोहब्बत भी नहीं करने देंगे। किस इल्जाम से किसको फंसा देंगे पता नहीं। हमारे बरेली वाले जानते होंगे, रमन जी बताओ वो मामला क्या था जो बीजेपी के लोगों ने उठाया था। कोई अगर जान ले, एक दूसरे का परिचय हो तो बीजेपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। और फिर ये बहुत बहस करते थे कि एक समाजवादी सरकार में अगर भैंस खो जाए तो भैंस जल्दी मिल जाती है। आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े अखबारों में निकला, टीवी पे चला। ये अच्छा हुआ कि बीजेपी के नेता का कुत्ता भी खो गया, और जब कुत्ता खोया तो पुलिस पे एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस को जानकारी मिली, मैंने फुल जानकारी की, क्योंकि पिछली बार मैंने इस बात को कहा था कि बीजेपी के लोगों ने बहुत बहस की कि भैंस को जल्दी खोज के दे देती है पुलिस समाजवादियों की।
लेकिन बीजेपी के कुत्ता खो गया था, उनका भी कुत्ता मिल गया। लेकिन अभी जानकारी हुई कि उन्हें 2 कुत्ते मिल गए, एक दिल्ली से भी भेज दिया गया, एक आगरा में मिल गया था। अगर कहीं गलत हो ये बात तो हमें कोई बता दे गलत बात है ये। और जब से मैंने ये बात कही है बीजेपी के लोग चुप हैं एकदम। कानून व्यवस्था पे बहस करना चाहते हो, अपना स्टेट देखो आप क्या हो रहा है। और मैं सीमाओं की बात को नहीं छेड़ना चाहता हूं, लेकिन कितने कमजोर आप दिखाई दे रहे हो सीमा पर। क्योंकि मैं जब मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मैं जानता हूं मेरे साथ के पढ़ने वाले फौज में हैं। मिलिट्री स्कूल से पढ़ने का ये लाभ है कि मेरे साथ के पढ़ने वाले फौज हैं, सीमाओं पर हैं। इसलिए कितना कमजोर हुए उस सीमा पे वो दुनिया और देश जानता है आपके बारे में। और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसलिए आप यात्राएं निकालेंगे, पता नहीं कौन सी यात्राएं निकालेंगे। पूरे देश ने तो 15 अगस्त को झंडा फहराया, लेकिन बीजेपी के लोगों को पता नहीं कब तक झंडा फहराएंगे लोग। हम इसके खिलाफ नहीं है कि झंडा कब फहराना चाहिए, लेकिन देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये लोग। इन्हें तो खैर जनता ने अच्छे दिन के लिए भेजा था। अब बताओ अच्छे दिन किसके पास है? अगर अच्छे दिन की कोई परिभाषा हो तो हमें बता दो। कम से कम हम समाजवादी लोग कह सकते हैं कि अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जैसी सड़क होगी, और यही सड़क अगर उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाए, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सबसे ज्यादा बदलाव दिखाई देगा, सबसे ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था दिखाई देगी। और हम तो कहते हैं कि 4.5 साल में हम लोगों ने इतना काम किया। हम पे तो बहुत आरोप लगाते थे। एक आरोप आपने बहुत अखबार में पढ़ा होगा कि 5 मुख्यमंत्री हैं, कोई कहता 5.5 मुख्यमंत्री हैं। ये कांग्रेस वाले भी कहते थे कि 5 मुख्यमंत्री हैं, 5.5 मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हम ऊंची जात का लाएंगे मुख्यमंत्री। बताओ कैसा दुर्भाग्य है देश का, कैसा दुर्भाग्य इस कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का, जिसने कहा हो कि हम ऊंची जात का मुख्यमंत्री चेहरा लाएंगे। बताओ किस तरफ देश को ले जाना चाहते हो। और जो दावा करते थे 5 मुख्यमंत्री, 5.5 मुख्यमंत्री, हम तो कहते हैं बीजेपी वालों, तुम तो 5 और 5.5 बोल रहे थे। केवल एक ढूंढ के ले आओ आप अपना, अगर आप एक भी हो तो बताएं। आप तो 5.5 एक ढूंढ के लाओ, और फिर मैदान में हो जाए कि कौन आगे कौन पीछे। उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी आखिरकार कौन है कौन नहीं रहेगा। जहां तक सवाल डायल 100 का है, हम तो एम्बुलेंस की तरह डायल 100 लाना चाहते हैं। हमें अच्छे अधिकारी भी मिलते हैं, खराब भी अधिकारी मिले हैं। पुलिस के लोग अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टी से मिले हुए हमारे अधिकारी हैं। वो नहीं चाहते कि 100 नंबर आए, क्योंकि 100 नंबर आ जाएगा तो पुलिस 10 मिनट में आपके मौके पर पहुंच जाएगी, और ये व्यवस्था देश के सामने उदाहरण बनेगी। लेकिन है कुछ अधिकारी उसमें भी अड़ंगा लगा रहे हैं, तो उसका भी रास्ता निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास चीफ सेक्रेटरी बहुत शानदार है। और ऐसे चीफ सेक्रेटरी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कोई अगर हमारा काम रुकेगा तो उसको मैं जेल भेज दूंगा। अब मैं भी चीफ सेक्रेटरी साहब को देखता हूँ कि 100 नंबर वाली फाइल कौन रोके हुए है। अब तो परीक्षा चीफ सेक्रेटरी की भी हो गई, और मैं जानता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम जरूर दीपक सिंघल है, लेकिन ये सिंघल नहीं है। मुख्यमंत्री इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो कोई भी फाइल होगी इसको क्लियर करा देंगे। इसलिए विधानसभा में भी मुझे बहुत कुछ बोलना है, अपने विपक्ष के लोगों का बहुत कुछ जवाब देना है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश को नई दिशा में जाने का काम समाजवादियों ने किया है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेस्टोरेंट, बिजली का क्षेत्र, दवाई, इलाज, और इतनी कभी तेजी से विकास नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों ने करके देखा। लेकिन लोकतंत्र पता नहीं किस दिशा में और कैसे चलता है। हम तो काम के आधार पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ताकतें दूसरी दिशा में काम करना चाहते हैं। बीजेपी लोगों के पास जब नारा नहीं है तो वो दूसरी दिशा में जाना चाहते हैं। यदि वहीं हम जनता को भी सावधान करेंगे और वहीं आपके माध्यम से अपील करेंगे कि समाजवादियों को मौका दिया है, और हमें तो कहा कि हम तो नए मुख्यमंत्री, हमारे तो कोई और ड्राइविंग सीट पर है, तो कम से कम हमने
100 ट्रेनी रह करके इतना काम करके दिखा दिया। और सोच लो काम सीख लिया है तो आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा तो कितनी तेजी से काम होगा उत्तर प्रदेश में। और कम से कम हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कम से कम हम लोगों पे कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। कम से कम उस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम करेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश, अगर आप आगे बढ़ेंगे और आपका कारखाने उद्योग और हमारे आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर प्रदेश को नई दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नजर में और हमारा ये मानना है कि जब उद्योग और कारखाने आएंगे तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो लाभ तो होगा ही होगा सबको, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा तो गरीब और किसान, जिसको लाभ पहुंचने का काम आपके माध्यम से होगा। ये शब्दों के साथ मैं केडाई के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ, पीएचडी चैंपियंस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और इस भरोसे के साथ कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने काम किया है वही मौका और हम लोगों को मिलेगा तो और तेजी से काम कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद।